सिंहस्थ या फिर महाकुंभ ये भारत के ऐसे पर्व हैं जो अमूल्य हैं। पवित्र नदियों के तटों पर लगने वाले ये पर्व लोक आस्था के साथ ही अध्यात्म के बड़े प्रयोग भी हैं। महाकुंभ के पीछे छुपी अध्यात्म की गहरी अवधारणाओं को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आमतौर से हम सब अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग व्यक्तित्व हैं, लेकिन ये हमारा थोथा भ्रम है। अगर किसी स्थान पर बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, अगर वे शांत होकर बैठे तो वहां इतने लोग नहीं रह जाते, एक ही व्यक्तित्व रह जाता है और हम सबकी चेतनाएं एक दूसरे में तरंगित और प्रवाहित होने लगती हैं। तीर्थ या महाकुंभ ऐसा ही एक मास एक्सपेरिमेंट है। एक विशेष वर्ष, विशेष दिन पर करोड़ों लोग एक तीर्थ पर इकट्ठे हो जाते हैं। एक ही आकांक्षा, एक ही अभिप्सा से सैकड़ों मील की यात्रा करके आ जाते हैं। वो सब एक विशेष घड़ी में, एक विशेष तारे के साथ, एक विशेष नक्षत्र में एक जगह करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये चेतना एक पुल बन गया है। अब यहाँ व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक विराट व्यक्तित्व है। व्यक्ति दिखाई पड़ भी नहीं सकता। वहां भीड़ है, निपट भीड़। वहां कोई चेहरा नहीं है। इतनी भीड़ में चेहरा बचेगा भी कहां? 1 करोड़ फेसलेस आदमी इकट्ठे हैं। कौन है ये जानने का कोई अर्थ भी अब नहीं रह गया है। कौन राजा है, कौन रंक है, अब कोई मतलब नहीं रह गया है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मतलब नहीं है। यानी सब फेसलेस हो गया। अब यहाँ इन सबकी चेतनाएं एक दूसरे के भीतर प्रवाहित होनी शुरू होंगी। अगर 1 करोड़ लोगों की चेतना का पुल बन सके, एक इकट्ठा रूप बन जाए, तो इस चेतना के भीतर परमात्मा का प्रवेश जितना आसान है, उतना आसान एक एक व्यक्ति के भीतर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कांटेक्ट फील्ड है। नीत्शे ने कहीं लिखा है, ये सुबह एक बगीचे से गुजर रहा है। एक छोटे से कीड़े पर उसका पैर लग जाता है, तो वो कीड़ा जल्दी से सिकुड़कर गोल कुंडी बनाकर बैठ जाता है। नीत्शे बड़ा हैरान हुआ। उसने कई दफा ये बात देखी है कि कीड़ों को जरा से चोट लग जाए तो वो तत्काल सिकुड़कर क्यों बैठ जाते हैं। उसने अपनी डायरी में लिखा है कि बहुत सोचकर मुझे ख्याल में आया कि वो अपना कांटेक्ट फील्ड कम कर लेते हैं। बचाव का ज्यादा उपाय हो जाता है। कीड़ा पूरा लंबा है तो उस पर कहीं ना कहीं पैर पड़ सकता है, क्योंकि वो ज्यादा जगह घेर रहा है। वो जल्दी से छोटी जगह में सिकुड़ गया। अब उस पर पैर पड़ने की संभावना अनुपात में कम हो गई। वो अपनी सुरक्षा कर रहा है। वो अपनी कांटेक्ट फील्ड को छोटा कर रहा है। और जो कीड़ा जितना जल्दी ये कांटेक्ट फील्ड छोटा कर लेता है, वो उतना बचाव कर लेता है। आदमी की चेतना जितना बड़ा कांटेक्ट फील्ड निर्मित करती है, परमात्मा का अवतरण उतना आसान हो जाता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी घटना है। एक बड़ी घटना के लिए हम जितना बड़ी जगह बना सकें, उतनी उपयोगी है। इंडिविजुअल प्रेयर, व्यक्तिगत प्रार्थना तो बहुत बाद में पैदा हुई। प्रार्थना का मूल रूप तो समूहगत है। व्यक्तिगत प्रार्थना तो तब पैदा हुई जब एक एक आदमी को भारी अहंकार पकड़ना शुरू हो गया। किसी के साथ पुल अप होना मुश्किल हो गया कि किसी के साथ हम एक हो सकें। इसलिए जब इंडिविजुअल प्रेयर दुनिया में शुरू हुई, तब से ये प्रेयर का फायदा खो गया। असल में प्रेयर इंडिविजुअल नहीं हो सकती। हम इतनी बड़ी शक्ति का आवाहन कर ही नहीं सकते हैं। तो हम उसके अवतरण के लिए जितना बड़ा क्षेत्र दे सकें, उतना ही सुगम होगा। तीर्थ इस रूप में एक बड़े क्षेत्र को निर्मित करता है। फिर खास घड़ी में हम ये करते हैं। खास नक्षत्र में
उस घड़ी उस नक्षत्र में खास दिन में करते हैं, खास वर्ष में करते हैं। वो सब सुनिश्चित विधियां हैं। इसका अर्थ ये है कि उस नक्षत्र में उस घड़ी में पहले भी कांटेक्ट हुआ है और जीवन की सारी व्यवस्था पीरियोडिकल है। जीवन की सारी व्यवस्था कैसे पीरियोडिकल है, इसे भी समझ लेना जरूरी है। जैसे कि वर्षा आती है, एक खास ऋतु पर आ जाती है, और अगर आज नहीं आती है खास दिन पर, तो उसका कारण ये है कि हमने छेड़छाड़ की है। अन्यथा दिन बिल्कुल तय है, घड़ी बिल्कुल ठीक है। गर्मी आती है खास वक्त, सर्दी आती है खास वक्त, वसंत आता है खास वक्त। सब कुछ बंधा हुआ है। शरीर भी बिल्कुल वैसा ही काम करता है। स्त्रियों का मासिक धर्म है, ठीक चांद के साथ चलता रहता है। ठीक 28 दिन में उसे लौट आना चाहिए। अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक है, शरीर स्वस्थ है, वो चांद के साथ यात्रा करता है। वो 28 दिन में नहीं लौटता तो क्रम टूट गया है व्यक्तित्व का। भीतर कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। सारी घटनाएं एक क्रम में आवर्तित होती हैं। अगर किसी एक घड़ी में परमात्मा का अवतरण हो गया, तो उस घड़ी को हम अगले वर्ष के लिए फिर नोट कर सकते हैं। अब संभावना उस घड़ी की बढ़ गई। वो घड़ी ज्यादा पोटेंशियल हो गई। उस घड़ी में परमात्मा की धारा पुनर्प्रवाहित हो सकती है। इसलिए पुनः पुनः उस घड़ी में तीर्थ पर लोग इकट्ठे होते रहेंगे, सैकड़ों वर्षों तक। अगर वो कई बार हो चुका, तो ये घड़ी सुनिश्चित होती जाएगी। वो बिल्कुल तय हो जाएगी। जैसे कि कुंभ के मेले पर गंगा के किनारे पर होता है। वहां करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बिना किसी इनविटेशन के। ये एक अद्भुत बात है। भारत के ऋषि मुनि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक रहे होंगे, क्योंकि इतनी सूक्ष्म और गहरी सोच किसी वैज्ञानिक की ही हो सकती है। इसलिए कुंभ में सब तय होता है। शाही स्नान की विशेष तिथि में कौन सा अखाड़ा पहले गंगा में उतरेगा, उसके बाद कौन जाएगा, नागा साधु कब उतरेंगे, सब कुछ तय होता है। इन सब परिस्थितियों में एक विशेष घड़ी में परमात्मा का आभास मिलता है। परमात्मा का अवतरण करीब बिजली की कौन जैसा है, कौंधा और खो गया। उस क्षण में आप खुले रहे, संवेदनशील रहे, तो घटना घट जाएगी। उस क्षण में आंखें बंद हो गई, सोए रहे, तो घटना खो जाएगी। तीर्थ का सबसे बड़ा महत्व यही है, मास एक्सपेरिमेंट, समूह प्रयोग, जिससे अधिकतम विराट पैमाने पर उस अनंत शक्ति को उतारा जा सके। और जब लोग सरल थे, तो ये घटना बड़ी आसानी से घटती थी। उन दिनों तीर्थ बड़े सार्थक थे। तीर्थ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। इसलिए आज आदमी खाली हाथ लौट आता है। खाली लौट आने पर आदमी फिर दोबारा चला जाता है। उन दिनों तो ट्रांसफॉर्म होकर ही लौटता था। पर वो बहुत सरल और इनोसेंट समाज की घटनाएं हैं। क्योंकि जितना सरल समाज हो, जहां व्यक्तित्व का बोझ जितना कम हो, वहां तीर्थ का ये तीसरा प्रयोग काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। आज भी अगर आदिवासियों में जाएं, तो पाएंगे कि उनमें व्यक्तित्व का बोध कम होता है, मैं का ख्याल कम होता है और हम का ख्याल ज्यादा। कुछ तो भाषाएं हैं ऐसी जिनमें मैं है ही नहीं, सिर्फ हम ही है। आदिवासी कबीलों की ढेरों भाषाएं हैं जिनमें मैं शब्द नहीं है। आदिवासी बोलता है तो बोलता है हम। ऐसा नहीं है कि भाषा ऐसी ही है। वहां मैं का कॉन्सेप्ट ही पैदा नहीं हुआ, और वो इतना जुड़ा हुआ है आपस में कि कई दफा तो बहुत अनूठे परिणाम उनसे निकले हैं। सिंगापुर के पास एक छोटे से द्वीप पर
जब पहली दफा पश्चिमी लोगों ने हमला किया तो वे बड़े हैरान हुए। जो चीफ था, जो प्रमुख था उस कबीले का, वो किनारे पर आया और जो हमलावर थे उनसे उसने कहा कि हम निहत्थे लोग जरूर हैं, पर हम परतंत्र नहीं हो सकते। पश्चिमी लोगों ने कहा कि परतंत्र तो तुम सबको होना ही होगा। उन कबीले वालों ने कहा, हमारे पास लड़ाई का उपाय तो कुछ नहीं है, लेकिन हम मरना जानते हैं, हम मर जाएंगे। उन लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि कोई कैसे मर सकता है, लेकिन बड़ी अद्भुत घटना घटी। ऐतिहासिक घटनाओं में एक ऐसी घटना घट गई। जब वे राजी नहीं हुए और उन्होंने कदम रख दिया उस द्वीप पर, तो पूरा कबीला इकट्ठा हुआ। लगभग 500 लोग तट पर इकट्ठे हुए और वो देखकर दंग रह गए कि उनका प्रमुख पहले मरकर गिर गया और फिर दूसरे लोग मरकर गिरने लगे। जब वो मरकर गिरने लगे बिना किसी हथियार की चोट के, तो शत्रु घबरा गए। पहले तो उन्होंने समझा कि लोग डरकर ऐसे ही गिर गए होंगे, लेकिन देखा तो वो सब खत्म हो गए थे। अभी तक साफ नहीं हो सका कि ये घटना कैसे घटी। असल में कॉन्शियसनेस अगर बहुत ज्यादा हो तो मृत्यु ऐसी संक्रामक हो सकती है, एक के मरते ही फैल सकती है। ऐसे कई जानवर भी मर जाते हैं। भेड़ मर जाती है, एक भेड़ मरी कि मरना फैल जाता है। भेड़ के पास मैं का बहुत बहुत कम है और हम का बहुत ज्यादा है। भेड़ों को चलते हुए देखें तो मालूम पड़ेगा कि हम चल रहा है। सब सटी हुई हैं एक दूसरे के साथ, एक ही जीवन जैसा सरकता हो। एक भेड़ मरी तो दूसरी भेड़ को मरने जैसा हो जाएगा, मृत्यु उनके अंदर फैल जाएगी। तो जब समाज बहुत हम के बोझ से भरा था और मैं का बोझ बहुत कम था, तब तीर्थ बड़ा कारगर था। उसकी उपयोगिता उसी मात्रा में कम हो जाएगी जिस मात्रा में मैं का बोझ बढ़ जाएगा। इसलिए महाकुंभ जैसे आयोजन अद्भुत हैं। आज भी अगर पूरा समाज बिना अहम भाव के साथ अगर यहाँ इकट्ठा हो सके तो घटना फिर से घट सकती है। ये बातें ओशो के प्रवचनों से ली गई हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।